आज के दौर में नौकरी का मतलब सिर्फ ऑफिस की कुर्सी, महीने की फिक्स सैलरी और 9 से 5 की शिफ्ट नहीं रह गया है। मोबाइल ऐप के एक क्लिक पर काम करने वाले लाखों लोग अब देश की नई वर्कफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत में ऐसे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या कितनी, उनकी कमाई कितनी और वे किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अब सरकार इस तस्वीर को जो है धुंधला नहीं रहना देना चाहती है। लेबर सर्वे 2026 में पहली बार डिजिटल और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का डेटा जुटाने की तैयारी कर रही है। यानी डिलीवरी बॉय से लेकर ऐप बेस्ड जो है ड्राइवर और होम सर्विस प्रोवाइडर तक इनकी संख्या कितनी है, कमाई कितनी है और वर्किंग कंडीशंस का जो है आधिकारिक हिसाब सामने आ सकता है। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? ओवर टू यू। और कल भी हम लोग जो है कल तो हालांकि हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर जो है, या आप क्यों कहिए कि 50 से 60 करोड़ लोगों को संबोधित करते हुए हम लोगों ने कल जो मनी सेंट्रल किया कि शायद सरकार की योजना है कि इन तमाम लोगों को पेंशन यानी सोशल सिक्योरिटी नेट के दायरे में लाया जाए। क्या उससे जुड़ी हुई एक कहानी है? क्या लेबर सर्वे उसमें ज़्यादा और इम्पोर्टेंट योगदान दे सकता है? बिल्कुल, देखिए कहानी उससे ही जुड़ी हुई है। टोटल जो भारत का वर्कफोर्स 60 करोड़ का है, उसका बड़ा हिस्सा आप ये मानकर चलिए कि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का या इनकॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। उसमें इनफॉर्मल भी हैं, उसमें बाकी के जो तमाम जो कारोबार सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ये सब भी शामिल हैं। अब सरकार जो हर साल एक बड़ा सर्वे कराती है विशाल लेबर से जुड़ा हुआ PLFS का, उसका जो नया संस्करण 2026 का जब लॉन्च करेगी तो उसमें इस बात को देखने की कोशिश करेगी कि देश में गिग वर्कर्स कितने हैं, उनके काम के घंटे कितने हैं, उनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के क्या स्कीमें हैं, कितनी चीज़ें सब्सक्राइब कर रखी हैं और वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। तो एक सरकार जो लेबर सर्वे इस बार करेगी उसमें उसको एक और ज़्यादा एक्सटेंसिव और उसमें इन तमाम तबकों से जुड़े हुए हर बारीक चीज़ को जानने की सरकार कोशिश करना चाहती है। और अब अगर आप इसको एक्सटेंशन के तौर पर देखें कि आखिर इसके जरिए सरकार कर क्या सकती है, सरकार को क्या फ़ायदा होगा, तो सीधे तौर पर जो सरकार सोशल सिक्योरिटी का दायरा एक इस तबके को मुहैया कराना चाहती है, जिसकी रूपरेखा सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का जो लेबर कोड जो सरकार लेकर आई उसमें रखा कि साहब जो प्लेटफॉर्म है गिग वर्कर्स के जिनके तहत वो काम कर रहे हैं, वहाँ से क्या उनके लिए कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोशल सिक्योरिटी के लिए, क्या बीमा दिया जा सकता है, उसके लिए कौन कितना योगदान देगा, क्या सरकार का पार्टिसिपेशन होगा, क्या पेंशन देने का कोई प्रावधान बनाया जा सकता है और उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जब हम कल बात कर रहे थे और उसके जरिए अगर हम पूरे के पूरे लेबर समाज को अगर हम संबोधित कर रहे थे तो तकरीबन 50 करोड़ का आंकड़ा मिलता है। ई श्रम पोर्टल पर ही तकरीबन 32 करोड़ लोग विशाल रजिस्टर्ड हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो सेस लगता है, उसके जरिए जो रकम इकट्ठी हुई है उसका किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, ये जिम्मेदारी EPFO लेने के लिए विचार कर रहा है कि इस फंड से हम किस तरह से जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको पेंशन किस तरह से दे सकते हैं। तो यही बात आगे बढ़कर आपके जो बाकी के जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उसका केवल एक पार्ट हैं, उस पर ये पूरी की पूरी व्यवस्था विशाल लागू की जा सकती है। सर, मेरा आपसे एक दो सवाल है। पहला सवाल तो एक है कि जो इस साल हम लोगों ने देखा था कि बड़े पैमाने पर हड़ताल की जो है चेतावनी दी गई थी। कहा गया था कि तमाम जितने भी जो गिग वर्कर्स हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को आतुर थे। कारण उन्होंने ये दिया कि हमें जो है सैलरी जो मिलती है वो समय पर नहीं मिलती है, हायर एंड फायर वाली नीति है, कोई भी वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, 10 मिनट में फास्ट डिलीवरी की बात की जाती है, हमारे हेल्थ को देखा नहीं जाता। मान लीजिए कहीं उसी 10 मिनट देने के चक्कर में मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके कोई लाभ नहीं है, मैनेजर्स का रवैया अच्छा नहीं है। तो इन तमाम जो पहलू हैं इनको देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया कि भाई चलिए अब इनका आधिकारिक रूप से डेटा निकाले या लेबर जो है सर्वे होने वाली जो बात है उसको जोड़ा जाए। नहीं, देखिए ये मामला तो लंबे वक्त से पेंडिंग है। श्रमिकों का आप चाहे कोविड के वक्त देख लीजिए जिस तरह का पलायन हुआ, या अभी जब मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हुई, जब सिलेंडर की क्राइसिस हुई, तब हमने इस मामले को देखा कि किस तरह से केवल और केवल सिलेंडर ना होने की वजह से या सिलेंडर के लिए 4,000, 5,000, 7,000 रुपए अगर मांगे जाएंगे और जो व्यक्ति कमाता ही 10,000 या 12,000 रुपए है या 8,000 रुपए कमाता है, अगर आप किसी गार्ड की सैलरी पूछेंगे तो 8-9 हज़ार रुपए के आसपास मिलती है। बड़ी कंपनियों को छोड़ दीजिए, बाकी जो प्राइवेट लेवल पे जो गार्ड एम्प्लॉयड हैं
8 साढ़े 8 हज़ार रुपये उनका वेतन है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार के साथ रह रहा है और 8 या 10 या 12 हज़ार रुपये कमा रहा है, उससे अगर आप कहिए कि साहब 6 हज़ार रुपये तो आप दीजिए सिलेंडर के, उसके बाद किराया, खाना पीना, बच्चे, तो आपको मजबूरी हो जाती कि आप अपना जगह छोड़ें और अपने गांव जाएं ताकि आप अपनी कॉस्ट को बचा सकें। और लोगों ने घर खाली करके गांव चले गए। तो इस तरह के हालात कोविड के वक्त पर भी पैदा हुए थे और तब से इस बात को लेकर था। और देखिए मोदी सरकार जब से आई है, जॉब को लेकर एक बड़ी गहमा गहमी लगातार रही। नौकरियां कैसे पैदा होंगी, जो नौकरियां हैं उनमें क्या इनकम ग्रोथ है या क्या उनके साथ सोशल सिक्योरिटी एसोसिएटेड है। तो ये मसला लंबा और पुराना है, लेकिन सरकार अब अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है। गिग वर्कर्स को लेकर भी बार बार चीज़ें आई, सरकार अब अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि कम से कम पहले स्टेप के तौर पर ये तो पता चले कि देश में एक्चुअल गिग वर्कर्स हैं कितने। जी, लेकिन प्रवीण सर, आप कह रहे हैं कि सरकार ये समझने की कोशिश करेगी कितने लोग फूड डिलीवरी करते हैं, कितने लोग जो है ऐप आधारित जो है ड्राइविंग करते हैं, कितने लोग होम सर्विसेज देते हैं, या कितने इकोनॉमिक सर्वे में जो इस साल जो जब बजट आया तो 2025-26 का, सॉरी आपको रोका, 2025-26 का, उसमें सरकार ने कहा कि साहब 1.2 करोड़ जो हैं लोग वो आपका गिग वर्कर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन सरकार के पास ये आंकड़ा मोटा मोटा है। जब आप कोई नंबर देंगे, जो बात हम कल भी कह रहे थे, जब आप कोई नंबर देंगे, जब आप उसका पूरा रिकॉर्ड एक मेंटेन करेंगे, और उसीलिए सरकार ई श्रम पोर्टल लेकर आई जहां 31 करोड़ लोगों ने जो कराया। लेकिन इसमें गिग वर्कर भी हैं और बाकी के एम्प्लॉयज भी हैं विशाल। लेकिन सर, आप जो 1.5 करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं, इसको लेकर तो कहा जा रहा है कि 2047 तक ये 6 करोड़ तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सरकार मान लीजिए ये जो तमाम डेटा निकलवा रही है, तो इस डेटा मान लीजिए उनके पास आ भी जाए लेबर सर्वे के बाद, उसके बाद सरकार ऐसा क्या कदम उठा सकती है ताकि इनके जीवन में बेहतरी आए? नहीं, सरकार देखिए केवल सब डेटा आ गए, सरकार केवल ये डेटा नहीं उठा रही कि आप गिग वर्कर हैं या आप राइड करते हैं या आप डिलीवरी करते हैं। सरकार आपसे आपके पूरे के पूरा कमाई और बाकी के जीवन में आपके पास सोशल सिक्योरिटी क्या है, इन सब सवालों को जानेगी। आपके पास क्या कोई इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है तो क्या वो आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपको दिया है या आपने अपना निजी खरीदा है, उसकी कॉस्ट क्या है, आपको कितने घंटे डेली काम करना पड़ता। अभी अगर आप देखेंगे तो जो गिग वर्कर हैं, जिनमें जो ड्राइव करने वाले, बाइक टैक्सी चलाने वाले लोगों से लेकर डिलीवरी तक के, कोई 10 घंटे काम कर रहा है, कोई उससे भी ज़्यादा काम कर रहा है। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। नहीं, मैं तो कई कैब ड्राइवर से बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ तो सर कोई रूल एंड लॉ ही नहीं है। मान लीजिए हमको रात भर चलाने का मन है, 24 घंटा हम चलाएं, उससे हमको लगे कि ज़्यादा पैसा आएगा तो हम रात भर चलाते हैं, दिन रात चलाते रहते हैं। बिल्कुल, और अलग अलग एक ही ड्राइवर अलग अलग ऐप पर रजिस्टर्ड है। मान लीजिए कोई एक ऐप उसको रोक दे कि साहब अब आपके 10 घंटे हो गए, अब आप नहीं चला सकते, तो वो दूसरे जो ऐप है उस पर मूव कर जाएगा, वहाँ से चलाने लगेगा। मसला इस बात का है कि किसी को 12 घंटे या 13 घंटे अगर नौकरी या अगर काम करना पड़ रहा है और इस तरह का जहां आपको डिलीवरी करनी पड़ रही है या ड्राइव करना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि उसके परिवार के हालात इस तरह के हैं जहां उसको इस पैसे की ज़रूरत है। और फिर अगर आप कई कुछ जो प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने कहा कि साहब हमारे तो जो एम्प्लॉई हैं या जो गिग वर्कर हैं वो देखिए महीने के 20,000 उठा लेते हैं, 25,000 उठा लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए उसमें उसका फ्यूल का कॉस्ट भी है, उसमें उसके दिन भर के खाने पीने का खर्च भी है, उसमें किराए का खर्च भी है। तो 30,000 या 25,000 अगर जो एम्प्लॉय कमा रहा है उसके खर्च आप अगर आप बैकएंड पर देखेंगे, उसके बाद उसके पास बचता क्या है। और फिर ना एक्सीडेंट का इंश्योरेंस आपका, ना आपका टर्म इंश्योरेंस या किसी तरह का लाइफ इंश्योरेंस, ना आपको मेडिकल हेल्थ की कोई फैसिलिटी। तो सरकार को इसके बाद ये डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी कि कौन कौन सी जो स्कीमें हैं इस तरह की वो हम इनको दे सकते हैं, उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, क्या जो प्लेटफॉर्म है उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए सरकार कोई नियम ला सकती है। तो सरकार के पास बहुत बड़ा एक डेटा बैंक होगा, उससे आसानी होगी पेंशन से लेकर सैलरी और वर्किंग कंडीशंस तक के लिए पॉलिसी बनाने का विचार। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 करोड़ लोगों के लिए आने वाले समय में सर कुछ बड़ी खुशखबरी आ सकती है। न केवल 1.5 करोड़ का मसला नहीं है ये, पूरा सवाल देखिए आप एक एक चीज को क्लब करते जाए, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग वर्कर्स, दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर, ओवरऑल 60 करोड़ के आसपास। ओवरऑल जो उसमें 10 करोड़ के लगभग आप ये मान लीजिए जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, तो तकरीबन 50 करोड़ का आंकड़ा ऐसा बैठता है ऐसे मजदूरों का
जो आपके इस तरह के इनफॉर्मल इकोनॉमी से में एक तरह से या योगदान दे। इकोनॉमी, हाँ, उसमें काम कर रहे हैं विशाल।